हेलो गाइस, आज आप हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं काव्य बोध ना। बोध मतलब होता है ज्ञान, इन चीज़ों से अवगत करवाना, यानी कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य कितने प्रकार का होता है, काव्य के भेद, आखिर में काव्य होता क्या है। तो काव्य जो है सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ ना। काव्य जो है एक पद्यांश में आता है। काव्य जो है वो पद्य में आता है, जिसमें पद्य जो है जैसे कविता, पद्य की बात करते हैं तो पंक्तियाँ, कविता, ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है काव्य के अंतर्गत। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गति ना, तुक वगैरह इन सभी का ध्यान रख रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं, तो वो पंक्तियाँ किसके अंतर्गत आ जाती है, वो काव्य के अंतर्गत आ जाती है, जिसे पद्यांश कहते हैं। तो काव्य जो है वो हमारे विचारों, हमारे भाव ना, इनकी अभिव्यक्ति को ही काव्य कहते हैं। हाँ, लेकिन इतना याद रखेंगे कि जिनको पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो, यानी कि उनको पढ़ने से आनंद मिलता हो, उसको काव्य कहेंगे। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के शब्दों के अनुसार अपन समझते हैं। यहाँ पर काव्य हमारे विचारों जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, उनके हमारे विचारों, भावों की शाब्दिक, या पहले भाव रख लेते हैं अपन, फिर विचार उत्पन्न करते हैं। काव्य हमारे भावों, विचारों के शाब्दिक अभिव्यक्ति मतलब दो व्यक्ति के बीच बातचीत ना, मौन तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग ही करेंगे हम ना। तो काव्य हमारे भावों, विचारों के शाब्दिक अभिव्यक्ति हैं जो आनंद का अनुभूति करवाती हो ना, जो आनंद की अनुभूति, आनंद मतलब खुशी, जो आनंद की अनुभूति मतलब महसूस करवाना, अनुभूति कराती हो या कराने वाली हो। काव्य हमारे भावों, विचारों के शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली हो। ऐसी रचना हो जिसको पढ़ने लिखने में आनंद आता हो ना, ऐसी रचना जो अधिकतर कवि करेंगे। ये काव्य बोध है तो यहाँ पर कवि लिखेंगे ना। तो कवि एक ऐसी रचना का निर्माण करता है जिसको पढ़ने में आनंद आता हो ना, उसे काव्य कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी है। तो काव्य जीवन सत्यों पर आधारित भावों, काव्य परिभाषा ले लेते हैं यहाँ पर। परिभाषा, काव्य जीवन, ये सत्य पर होता है ना, जीवन के सत्यों पर आधारित होता है। काव्य जीवन सत्यों पर आधारित भावों पर आधारित होता है, अब कुछ आचार्य के अनुसार परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ जी, जिनकी परिभाषा शायद तक आप लोगों ने रस में भी पढ़ी होगी। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तो इनकी परिभाषा है रसात्मकम वाक्यम काव्य। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये इनकी परिभाषा है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात मतलब इसका मीनिंग, अर्थात रसयुक्त वाक्य ना, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है ना। इनका कहने का मीनिंग है कि जिस काव्य में आनंद नहीं आता है
वो काव्य नहीं कहलाएगा, है ना। जिसमें रस हो, आनंद हो, रस मतलब आनंद, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिसमें रस हो वही वाक्य काव्य होता है। ओके, चलिए दूसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार दूसरी परिभाषा, पंडित जगन्नाथ या पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार इनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा वाक्य में क्या कहती है। तो इनकी है रमणीयार्थ, रमणीयार्थ मतलब किसी चीज में रम जाना, यानी कि लीन हो जाना। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, जिसको पढ़ने में हम इतने लीन हो जाते हैं ना, जिसको पढ़ने में इतने गुम हो जाते हैं कि जिसमें आनंद आ जाए, जिसमें खो जाए, जिन शब्दों में अपन खो जाए, तो उसको बोलेंगे काव्य। अब यहाँ पर दोनों ने, आचार्य विश्वनाथ ने भी रसात्मकम वाक्यम काव्य परिभाषा देकर काव्य को यहाँ पर दिखाया गया है ना। और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य, यानी कि जिन शब्दों में हम खो जाए, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहरी क्या हो रहा है, तो वो होता है काव्य। मतलब इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में काव्य के भेद। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य, सबसे पहले काव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम सुना जा सकता है, यानी कि उसको कहते हैं श्रव्य काव्य। क्या कहते हैं उसको? श्रव्य काव्य। जिसको मात्र सुनने से आनंद की अनुभूति होती हो, जिसको सुनकर हम आनंद लेते हैं, उसको बोलेंगे श्रव्य काव्य। दूसरा होता है दृश्य मतलब देखकर, दृश्य काव्य, जिसे देखे भी सही और सुने भी सही, दोनों में आनंद की अनुभूति होती हो। अब श्रव्य काव्य जो सुनने वाले होते हैं वो होते 2 टाइप्स के, मतलब 2 प्रकार के। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य जैसे एक का दूसरे से संबंध हो तो उसे कहेंगे प्रबंध काव्य। एक होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य मतलब कुछ लाइनें कह दी, उसके बाद में कुछ लाइन बोल रहे हैं तो उस पिछली वाले से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। मुक्तक काव्य। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। जिसको सुनकर आनंद की अनुभूति होती है उसे कहेंगे हम श्रव्य काव्य। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य की बात करते हैं तो प्रबंध काव्य में 2 आ जाते हैं। एक होता है खंड काव्य, दूसरा होता है महाकाव्य। पहला है खंड काव्य। खंड काव्य जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें जीवन का संक्षिप्त चित्रण होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त मतलब कम। जीवन का, इसमें भी जीवन का चित्रण होता है। और महाकाव्य जैसे रामचरितमानस है, कामायनी है, ये सभी महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है। समग्र मतलब पूरे ही जीवन का, पूरा का पूरा। और यहाँ पर संक्षिप्त होता है। खंड काव्य छोटा, जैसे जानकी मंगल है। एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर मैं आपको। जानकी मंगल रिटन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा है ये? जानकी मंगल लिखा है तुलसीदास।
ना। रामचरितमानस जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो जिसको लोकप्रिय महाकाव्य कहा है। रामचरितमानस ये एक महाकाव्य है। कात्यायनी भी महाकाव्य है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो रामचरितमानस ये भी तुलसीदास ने लिखा है, ये भी तुलसीदास ने लिखा है। तो इसमें समग्र जीवन का चित्रण होता है और इसमें संक्षिप्त जीवन का, संक्षिप्त मतलब लघु है ना, संक्षिप्त मतलब लघु, और इसमें दीर्घ मतलब बड़ा, पूरा का पूरा जीवन का इसमें चित्रण आ जाता है। चलो दूसरे बात करते हैं यहाँ पर, फिर अलग से मैं क्लास में फिर बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। महाकाव्य और खंडकाव्य में भी अंतर, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंडकाव्य किसे कहते हैं, दोनों को। अब यहाँ पर मुक्तक काव्य की बात करते हैं। तो ये होता है पाठेय मुक्तक ना, ये भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पाठेय मुक्तक, जिसको पढ़ा जाता है स्वर ध्वनि में, है ना, यानी कि यहाँ पर पढ़ा जाता है, तो इसको बोलते हैं पाठेय मुक्तक। और दूसरा होता है गेय मुक्तक। गेय मतलब यहाँ पर जैसे कबीरदास इनके दोहे हैं, तो गेय शैली का प्रयोग किया है। शैली मतलब होता है साहित्य में लिखने का तरीका या ढंग, है ना। तो यहाँ पर गेय मतलब इनके दोहों को गाया जाता है ना, गायन में, और इनको पढ़ा जाता है। तो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं पाठेय मुक्तक, और इनको बोलते हैं गेय मुक्तक। चलो अब अगला दृश्य काव्य, जिसमें नाटक को क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पर नाटक जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देखकर और सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं। दूसरा होता है एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आदि, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। ये दो प्रकार का होता है, नाटक और एकांकी आदि। उसके बाद में चलिए एक बार वापस से मैं रिवीजन करवा देती हूँ। काव्य ना, काव्य जिस रचना को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य कहते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य जिसको सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, और दृश्य काव्य जिसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसको दृश्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत नाटक और एकांकी आदि आ जाते हैं ना। अब यहाँ पर श्रव्य काव्य जिसमें प्रबंध काव्य, जिसमें कुछ रचनाएं होती है जो आगे पीछे देखी जाती है, एक लाइन से दूसरी लाइन से उसका संबंध होता है ना, तो ये होती है प्रबंध काव्य। दूसरी होती है मुक्तक काव्य, जो एक दोहे से दूसरे का संबंध नहीं होता है ना। कबीरदास जी पहले दोहे में कुछ कह देते हैं, बाद वाले में कुछ और ही कहते हैं, तो पहले वाले दोहे से बाद वाले का उसका संबंध नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पाठेय मुक्तक और गेय मुक्तक, जिनको पढ़ा जाता है स्वर ध्वनि में और इनको गाया जाता है, ये ना लय के साथ में। प्रबंध काव्य में दो प्रकार, खंड काव्य और महाकाव्य। इसमें संक्षिप्त जीवन का चित्रण होता है, उसमें समग्र जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इनका और अच्छे से मैं आपको अलग से समझा दूंगी। पाठेय मुक्तक क्या होता है, गेय क्या होता है, नाटक क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।